नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी के पाठ 2 हिंदी द्वितीय के पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। बेटा, इससे पहले हमने भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन किया था, तो हमें यह तो समझ में आ गया कि भाषा होती है, उसको लिखने के लिए हमें लिपि की जरूरत होती है और लिपि को हमने व्याकरण के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया था। तो उसका जो पहला भाग है वो है वर्ण विचार, यानी भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णों से होती है। तो अब हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को कहते हैं वर्ण। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ के कोई टुकड़े नहीं हो सकते। आ, ओ, क के नीचे हलंत यानी आधा क, च के नीचे हलंत, प के नीचे हल चिन्ह आदि। तो ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। आप इन वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये लघुत्तम है, यानी छोटे से छोटे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी, लघुत्तम का मतलब वह छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। आप इसको अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। तो बेटा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि वर्ण क्या होता है। अब वर्णों से मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। जब सभी वर्णों को एक क्रम से प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी क्रम वाइज से उसको लगा दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं वर्णमाला। जैसे माला में मोती और फूल गूंथे होते हैं, उससे माला बनती है ना। ठीक उसी प्रकार वर्णों को जब आप आपस में एक तरीके से लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला देखो इस प्रकार है बेटा। स्वर, स्वर कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार अपने पास कितने वर्ण हुए? ये 11, 11 वर्ण, 11 स्वर हो गए। ठीक है ना। तो अपने पास स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। आगे देखिए आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? जैसे बेटे आप डॉक्टर, डॉ, डॉ लिखते हैं ना, डॉ के ऊपर ओ की मात, ओ का स्वर होता है, उसको बोलते हैं आगत स्वर। आगत यानी आया हुआ। किस भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर तो होता ही है, लेकिन आप हिंदी में क्या लिखते हो? डो। तो डो के ऊपर जो ओ की मात्रा लगाते हैं उसमें चंद्र बिंदु नहीं होता है, उसमें सिर्फ चांद होता है। ये ओ का स्वर होता है, यानी आगत स्वर। आगत स्वर किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। आगे देखिए अयोगवाह। अयोगवाह अंग और अह, ये होती है अयोगवाह, यानी ये ध्वनियां होती है जो नाक और मुंह से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं अयोगवाह। अंग, अह। आगे देखिए व्यंजन। यहाँ तक अपने स्वर, आगत स्वर और अयोगवाह, ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम व्यंजन। क, इसको क नहीं बोलेंगे अपन, क, ख, ग, घ, ड़, क्योंकि इसके नीचे हल चिन्ह है। हल चिन्ह लगाने का मतलब क्या होता है कि ये इसमें ये स्वर नहीं मिला हुआ। अब क के नीचे अपन ए मिला देते हैं क के साथ, तो ये हल चिन्ह हटके पूरा क बन जाता है। हल चिन्ह हटके क्या बनेगा? पूरा क बन जाएगा। ये हल चिन्ह हट जाएगा, क प्लस ए बराबर क। तब हम उसको बोलेंगे क, यानी क, अ का स्वर आता है। यहाँ बोलेंगे अपन का, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। अब इसमें अ का स्वर अपने को नहीं सुनाई दे रहा, यही अपन बोलते हैं हल चिन्ह को हटा के क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड और ढ ये विशेष ध्वनियों के रूप में प्रयुक्त होता है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये तो है अपने पास व्यंजन। अब अपने पास क्षय, त्र, ज्ञ और श्रय, ये 4 जो व्यंजन हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त यानी मिलाना। जब 2 वर्णों को आपस में मिलाकर कोई वर्ण बनाते हैं तो वो बनता है संयुक्त व्यंजन।
क प्लस श। तो बच्चों क्ष किससे बनता है? क प्लस श। यानी अपने को देखो क्ष ध्वनि आ रही ना क और श के साथ में। आगे देखिए त्र, त्र में किसकी ध्वनि आती है? त र, त्र, त और र की ध्वनि आ रही है। तो त्र किससे बनता है? त प्लस र। आगे देखिए ग, ग किसकी ध्वनि आ रही है? देखो ग, यानी ज प्लस न्या, इससे क्या बनता है? ग। आगे देखिए श्र, श्र, श्र प्लस र, श्र, श्र किससे बनता है? श प्लस र। तो ये हो गई आपकी संयुक्त व्यंजन, यानी दो दो व्यंजनों को जोड़कर जब एक व्यंजन बनता है तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। आगे देखिए आगत व्यंजन, वो ओ था ना बेटा, वो था आगत स्वर। अब आगत व्यंजन भी होते हैं, यानी स्वरों में जब हम दूसरी भाषा से कोई स्वर उठाया है तो वो तो हो गया आगत स्वर, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आगे देखिए आगत व्यंजन भी होता है, इसलिए जय और फे के नीचे अपन लगाते हैं ना डॉट, जिसको हम बोलते हैं नुक्ता। ये देखिए फे के नीचे डॉट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? आगत व्यंजन। ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ये अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। जय और फे के नीचे डॉट सा लगा होता है, जिसको हम कहते हैं नुक्ता। ये नुक्ता हमें बताता है कि अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए बेटा, इसमें हमें बताया, देखिए क ख ग, इन सब के नीचे हल चिन्ह लगाया हुआ है और इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इनको बोला भी नहीं जा सकता। मैंने बताया था ना आपको, क ख ग घ ऐसे बोला जाता है, तो इनको ढंग से बोला भी नहीं जा सकता। इन्हें बोलने योग्य बनाने के लिए इनमें स्वर मिलाना पड़ता है। मैंने आपको वहां लिख के दिखाया था कि क प्लस अ बराबर क पूरा बनता है, तो ये क क्या बन गया? वर्ण बन गया। तो वर्ण वह ध्वनि चिन्ह है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, परंतु इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? जैसे क प्लस अ, क के नीचे हलंत लगाओ प्लस अ। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है काम, तो क्या होगा? क के नीचे हलंत प्लस आ प्लस न प्लस अ, ये क्या बना? काम। आगे देखिए वर्णों के प्रकार, वर्णों को हमने 3 प्रकारों में बांटा। सबसे पहले स्वर, फिर हमने बांटा अयोगवा और फिर व्यंजन। स्वर हमने बताए थे 11 होती है स्वरों की संख्या, अयोगवा अपने पास अंग और है, और व्यंजन अपने पास अभी अपन ने पढ़े थे पीछे। आगे देखिए स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? इसकी एक परिभाषा और होती है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मुख से बिना किसी रुकावट, यानी सीधा इसको अपन कह सकते हैं वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। आजकल अंग्रेजी की ओ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। तो अंग्रेजी की जो ओ ध्वनि है उसको हमने क्या नाम दिया गया? आगत स्वर, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था ना। अब देखिए इस कोलेज शब्द अपने पास दिया गया है। अब इस कोलेज शब्द का अपने को वर्ण विच्छेद करना, वर्ण विच्छेद यानी हर वर्ण को अलग अलग करना है। तो क में हमने क्या जोड़ा? ओ, तो क के नीचे हलंत प्लस ओ प्लस ल, ल वर्ण है जिसके नीचे हलंत लगाओ, हल चिन्ह बोलते हैं इसको, प्लस ए। तो क प्लस ओ को, ल प्लस ए ले, ज प्लस ए ज, कॉलेज। अब आगे देखिए स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए। अब अपने पास जो 11 स्वर है ना, इसको हमने 3 भागों में बांटा गया है। किस कारण से? अपने बोलने के, अपने उच्चारण के हिसाब से, अपन जो उच्चारित करते हैं ना उस हिसाब से इस स्वरों की संख्या को हमने 11 जो माना है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व वह ध्वनि होती है जिसको बोलते समय हमारे मुख से फटाफट शब्द निकल जाते हैं, उनको बोलते समय हमें समय नहीं लगता। और दीर्घ शब्द क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। यानी ह्रस्व है वो फटाफट मुंह से निकल जाते हैं, वो तो होते हैं ह्रस्व। और ह्रस्व से जो दुगना समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ। और दीर्घ से तिगुना समय किसमें लगता है? प्लुत में। तो बेटा ह्रस्व के नीचे जो तिरंगा दे रखा है इसमें हमें बता रखा है अ, ई, उ, री,
ये ए ई उ री, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, यानी छोटे शब्द है। आगे देखिए तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है अपने पास, 4, ए ई उ री। आगे देखिए दीर्घ, दीर्घ है आ ई उ ए आई ओ औ। ये क्या हो गए, दीर्घ। ये इसकी संख्या क्या कितनी हो गई, 7। तो 7 और 4 मिला के क्या हो गई, 11 हो गई। ये तो हो गई ह्रस्व और दीर्घ। अब बात आती है प्लुत पे। प्लुत शब्द कहाँ पर होता है, जहां पर हमें ज्यादा जोर दे के शब्द बोला जाता है। जैसे आपने रामायण, गीता, महाभारत, जो पौराणिक ग्रंथ है ना, उसमें आप देखते होगे ओम नमः शिवाय बोलते ना, तो ओ के आगे ये 3 बना के और इसके अंदर से लाइन खींची जाती है। 3 का मतलब तिगुना समय लगता है, उच्चारण में तिगुना समय। तो ह्रस्व से तिगुना समय किसमें लगता है, प्लुत में। तो इसी वजह से प्लुत का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो 3 के जैसा बना हुआ होता है। तो ओम नमः शिवाय, तो ओम के आगे ये वाला होता है। अब आगे देखिए, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। हमने आगे अभी इसका अध्ययन किया था। इसकी संख्या 4 होती है, ए ई उ री। आगे देखो दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। इसकी संख्या 7 होती है। नेक्स्ट देखिए प्लुत, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर होते हैं। इनका प्रयोग प्राय किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। ओम, हे राम आदि। आजकल प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता, ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए है, क्योंकि जो पौराणिक हिंदी थी ना, जो अपने पौराणिक ग्रंथ है, उनमें ही इनका प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए अपने पढ़ते हैं अनुनासिक स्वर और अनुस्वार। अनुनासिक आपने हिंदी प्रथम को पढ़ाते समय मैंने आपको भाषा और व्याकरण में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था। अब आइए फिर से हम देखते हैं अनुनासिक स्वर। वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक दोनों जगह से इनकी ध्वनि आती है। जैसे हंस, तो नाक और मुंह से दोनों जगह से इसकी हंस, हंसना, है ना, तो ये दोनों जगह से इसकी ध्वनि आ रही है। एक शब्द देखिए बेटा, ह है के ऊपर आप खाली एक बिंदी लगाइए और लिखिए स। अब बेटा यहाँ पर अपने को क्या फर्क देखने को मिलता है, हंस, न की सिर्फ ध्वनि आ रही है, तो ये तो हो गया अनुस्वार, यानी जहां सिर्फ नाक से हवा बाहर निकलती है, बोलते समय उच्चारण है वो नाक से निकलता है, वो तो क्या हो गया अनुस्वार। यानी वहां पर अपने को सिर्फ बिंदी लगानी होगी। और हंस, हंसना, 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 तो मुंह और नाक दोनों जगह से इसमें बराबर ध्वनि निकल रही है, बराबर जोर पड़ रहा है, तो वहां पर होगा अनुनासिक। यानी मुंह और नाक दोनों जगह से जब उच्चारण एक साथ बाहर निकलते हैं तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसी तरह अनुस्वार मैंने आपको उच्चारण करके अभी बताया था कि बोलते समय हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, रंग, अंग, मुंह नाक से ध्वनि आ रही है, उच्चारण जोर से हो रहा है। पंकज, तो ये भी जोर से इसका उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार अनुनासिक और अनुस्वार में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है, अनुस्वार में सिर्फ डॉट लगता है। आगे देखिए स्वरों की मात्राएं, मात्राएं तो आपको आती होगी। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ में सिर्फ एक खड़ी पाई लगती है। ई में इस तरीके की मात्रा लगती है जैसे पिता। अब आगे देखिए ई में गीत। आगे देखिए ऊ की मात्रा देखिए जुलाहा। ऊ, चूहा, जोर लगता है ना, चूहा। री, कृष्ण, री की मात्रा। ए, बेल। ऐ, बैल। ओ, चोट। औ, कौवा। ओ, कॉलेज। ये ओ स्वर आप जान गए ना, ये कौन सा है, आगत स्वर है, ठीक है। आगे देखिए व्यंजन, ये तो हुई अपनी स्वरों की बात। अब हम आते हैं व्यंजन में।
क्योंकि हमने वर्णों को दो भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। तो हमने स्वरों का अध्ययन हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं व्यंजन का अध्ययन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क अपने पास व्यंजन है ना, ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है? अ की सहायता से। मान लो हमने बोला का, तो वो किसकी सहायता से बोला जाएगा? आ की सहायता से। की, तो किसकी सहायता से बोला जाएगा? ई स्वर की सहायता से। तो ये समझ गए होंगे आप, है ना? व्यंजन के भेद। व्यंजनों के निम्नलिखित तीन भेद है, एक तो स्पर्श, एक अंतस्थ और एक उष्म। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेकर मैं तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श का मतलब छूना, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के जिन जिन भागों को स्पर्श करती है उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया, इनको नाम दिया गया है। अब आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़, ये क वर्ग है। इसमें देखिए च वर्ग, छ, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, और प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। वर्ग का मतलब जो लाइन का पहला जो अक्षर होता है उसी के नाम से उसको नाम दे दिया जाता है। तो इसका उच्चारण करते समय देखिए, क का जब हम उच्चारण करते हैं क, ख, तो ध्वनि हमारी कंठ से आ रही है, तो इस आधार पर इसको कंठ ध्वनि या कंठ भाग से इसको जाना जाता है। आगे देखिए, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। यहाँ पर हमारी जो ध्वनि है च वर्ग की, वो हमारे तालु से स्पर्श करती है। अगर आप इसका घर पे अभ्यास करोगे उच्चारण का तो आपको सही से समझ में आएगा। देखो च, तो हमारी जो जीभ है वो हमारे ऊपर तालु से टकराती है, तो ये च वर्ग है वो तालव्य होगा। आगे देखिए, ट, ये होगी मूर्धा, क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जीभ है वो ऊपर से उल्टी हो जाती है, आगे का जो हिस्सा होता है वो उल्टा हो जाता है और ऊपर टकराता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये हमारी जीभ है वो आगे से उल्टी हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धा। आगे देखिए, त वर्ग, त, थ, द, ध, तो ये हमारे क्या है? दंतव्य, यानी हमारी जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसको बोलते समय हमारे होठ है वो आपस में टकराते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो इस हिसाब से ये हो गए स्पर्श व्यंजन। कहाँ से लेकर कहाँ तक? क से लेकर प तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर मैं तक, सॉरी। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। प वर्ग तक अपना कार्य हो चुका है। इसके बाद में देखो, य, र, ल, व, इनके उच्चारण में जो जीभ है मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है किंतु उसे स्पर्श नहीं करती, इस कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ यानी बीच का स्थान, स्वर और व्यंजन के बीच का। य, र, ल, व, यानी हमारे मुख से तो इसका उच्चारण हो रहा है पर ये स्पष्ट यानी पूर्णतया किसी भाग को स्पर्श नहीं कर पा रही है। हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये ध्वनि दंत से टकरा रही है, ओष्ठ से है, तालु से है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। आगे देखिए, उष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में श्वास वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे उष्मा पैदा होती है। देखिए, आप बोल के देखिए इसको, श, 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 ह, तो हमारे मुख में गर्मी सी पैदा हुई, श, स, स, ह, तो इसमें हमारे मुख में एक रगड़ होती है, गर्मी होती है, उष्मा पैदा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। आगे देखिए, क से लेकर मैं तक हमने पढ़े स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व हमने पढ़े। य, र, ल, व को हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन पढ़ा, श, श, स, ह। यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है। उससे आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, इसका अध्ययन अपन ने थोड़ी देर पहले किया भी था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श प्लस र श्र, क प्लस श क्ष, ज प्लस य ज्ञ, त प्लस र त्र। जैसे श्रम, परिश्रम, क्षत्रिय, कक्षा, ज्ञानी, यज्ञ, पत्र, मित्र। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो वर्णों को मिलाकर जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व, द्वि का मतलब दो, जब एक वर्ण दो बार आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, चक्का, कुत्ता, मक्का, उत्तर, सिक्का, है ना। तो इसमें आधा का पूरा का सिक्का, बच्चा आधा च पूरा च बच्चा, चक्का आधा क पूरा क चक्का। तो इस प्रकार एक वर्ण आधा आता है और दूसरा वर्ण पूरा आता है, तो दो बार एक ही वर्ण आता है उसको हम बोलते हैं द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। आगे देखिए हल चिन्ह। हल चिन्ह मैंने आपको हर बार हर समय इसके बारे में जानकारी दी है, एक बार फिर बता देती हूँ कि हल चिन्ह अगर किसी वर्ण के नीचे लगता है तो हमें यह सूचना देता है कि वहां स्वर अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। ये व्यंजन का मतलब ये अभी मूल रूप है। जैसे ये देखो क ख ग घ, इसमें क्या है? अ नहीं जुड़ा हुआ क के अंदर, इसलिए इसके नीचे हल चिन्ह लगा है। क प्लस एंड से ही पूरा क बन जाता है। हल चिन्ह हमें किस बात की सूचना देता है? कि इसमें अभी स्वर मिला हुआ नहीं है। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें हटा देने से भी व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। जैसे आधा ग लिखते हैं ना अपन, तो या तो ग के नीचे ये हल चिन्ह लगा दो या आधा ग भी लिख दो। तो आधा ग लिखने के लिए उसकी जो खड़ी डंडी होती है, खड़ी पाई, वो हटा दी जाती है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में स्वर, स्वरों के भेद, व्यंजन, व्यंजनों के बारे में जानकारी, ये सब कुछ पढ़ लिया है। आगे का जो चैप्टर है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ो, इसका उच्चारण करो और उसको समझो। धन्यवाद।